हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री टाइम में। और मैं राकेश कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जो है हम लोग 6 to 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कोलिजन थ्योरी। केमिकल काइनेटिक्स का ही नेक्स्ट लेक्चर है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी यानी संघट्ट सिद्धांत। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो ये हम अरेनियस इक्वेशन देखेंगे आज के लेक्चर में, अरेनियस इक्वेशन। और उसके बाद देखेंगे रोल ऑफ कैटालिस्ट कि कैटालिस्ट के प्रभाव से किसी रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्शन की इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, या फिर कैटालिस्ट पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा कोलिजन थ्योरी, संघट्ट सिद्धांत। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कोलिजन का मतलब क्या है। संघट्ट का मतलब टकराना। अच्छा, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात की थी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ठीक है, वहां ये चीज हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो आज जो है कोलिजन थ्योरी में, इसलिए मैंने उसको पहले पढ़ाया था ताकि कोलिजन थ्योरी आपको समझ में आए। देखिए, किसी भी रिएक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उसको जब क्रॉस करते हैं तो रिएक्शन होती है। तो हमने उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी और उसी में जो है हमने एक पार्ट पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी। ये दो चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं पहले ही। तो आज जो है कोलिजन थ्योरी का क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर, या कोलिजन थ्योरी क्यों जरूरी है, तो ये हमें समझना है। देखिए, कोलिजन थ्योरी का मतलब क्या है। मॉलिक्यूल टकराएंगे। मॉलिक्यूल का टकराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करते हैं तो रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि खुद सोचिए कि जैसे अगर हम किसी भी रिएक्टेंट की रिएक्शन करा रहे हैं, मान लीजिए दो रिएक्टेंट है A+B और इससे कोई प्रोडक्ट बनना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप हो जाएगी रिएक्शन। इसके लिए सॉल्यूशन की भी जरूरत पड़ेगी। हम सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्वेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। इन मॉलिक्यूल के पास एनर्जी भी होना चाहिए, क्योंकि जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हमने दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी। यानी किसी भी रिएक्शन के होने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कह रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जरूरी थोड़ा कि जितने मॉलिक्यूल हमने लिए हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस कर ही जाएंगे। हर एक मॉलिक्यूल यानी हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी वो उस एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस कर जाए, ये फिक्स नहीं है ना। तो उसको क्रॉस करने के लिए हमें क्या कराना होगा, उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या फिर हम अपनी तरफ से उसमें एनर्जी कैसे प्रोवाइड कराएं ताकि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल उसको क्रॉस करें। क्योंकि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जितने ज्यादा कोलाइड करते हैं यानी जितने ज्यादा टकराएंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। और फास्ट कैसे होगा, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितना ज्यादा एक्टिवेशन बैरियर जो हमने पढ़ा था, उस एक्टिवेशन बैरियर के पास जितने ज्यादा मॉलिक्यूल पहुंचेंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उसको क्रॉस करेंगे उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, और जितने ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये हम सब लोग जान चुके हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कोलिजन होने से क्या फर्क पड़ेगा। आप देखिए, खुद देखिए, जब दो मॉलिक्यूल अगर क्लोज आएंगे, सिंपल सी बात है, दोनों मॉलिक्यूल के क्लोज आने से होगा क्या। जैसे दोनों मॉलिक्यूल अगर क्लोज आ रहे हैं तो क्लोज आने से क्या होगा, आप देखिए इसके पास भी, जैसे अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, जैसे अगर मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है और ये दूसरा कोई मॉलिक्यूल है, तो इसके पास न्यूक्लियस होगा अपना और इसके पास भी न्यूक्लियस होगा। दोनों के पास न्यूक्लियस है। जब दोनों मॉलिक्यूल पास आएंगे और इनके पास इलेक्ट्रॉन भी है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन भी लेके घूम रहे हैं लोग, जब ये पास आते हैं तो पास आने से होता क्या है, इनके बीच में रिपल्सन भी होता है। अट्रैक्शन तो है ही और अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन भी है। तो रिपल्सन की वजह से इनकी एनर्जी हाई होगी। जैसे जैसे ये क्लोज आएंगे ना तो इनकी एनर्जी हाई होगी। जब हाई होगी तो ये क्या होगा, एक्टिवेशन बैरियर के पास जाएंगे, क्लोज जाएंगे। जब क्लोज जाएंगे तो उस बैरियर को क्रॉस करने में आसानी होगी। तो इसलिए कोलिजन का होना इसलिए जरूरी है। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी जो है इसके कुछ पॉइंट है, कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो आपको समझना पड़ेंगे कि क्या पॉइंट्स है, कोलिजन थ्योरी आखिर कहती क्या है। क्योंकि ऐसा कोलिजन जो किसी रिएक्शन में, यानी ऐसा संघट्ट यानी ऐसा टकराव, यानी मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल अगर टकराते हैं तो उनके टकराने से अगर रिएक्टेंट में कोई चेंज आए, कोई केमिकल रिएक्शन हो, तो उसी को हम कहते हैं कोलिजन। मतलब उस कोलिजन को कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो जैसे मैं अगर कोलिजन थ्योरी की अगर बात करूं तो कोलिजन थ्योरी में जो है कुछ पॉइंट है, आप पॉइंट याद रखिए कि क्या पॉइंट है। सबसे पहले तो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का टकराना कंपलसरी है। जब तक किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोलिजन नहीं होगा, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में कोलिजन नहीं होगा तो वो रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, अब इनके कोलिजन से होता क्या है, इनके कोलिजन से क्या होता है, इनके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज करती है। जैसे हम लोगों ने ग्राफ बनाया था तो ग्राफ में हमने ये देखा था कि जितने ही मॉलिक्यूल होते हैं उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। इस तरीके का ग्राफ था। और फिर मैंने आपसे कहा था कि ये
यहां से लेकर यहां तक की जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया था? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसका मतलब जितने भी मॉलिक्यूल है, सारे के सारे मॉलिक्यूल इस एनर्जी के थोड़ा होंगे। जितने भी मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें से कुछ की एनर्जी कम भी होगी, कुछ की एनर्जी ज्यादा होगी। अब खुद सोचिए, जैसे अगर आप 12th में है तो 12th के लिए मैं कह दूं कि कंपलसरी है सब बच्चों को 80% लाना है। तो 80% लाना क्या सब बच्चों के लिए एक समान है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े वीक हैं तो उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े से ज्यादा तेज हैं तो उनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब वो थोड़ी सी एनर्जी उनको अगर मिलेगी तो वो क्या करेंगे? 80 क्रॉस कर जाएंगे। इसी तरीके से जो बिल्कुल नीचे होगा उसको तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी ना, तो वो एनर्जी कौन बढ़ाएगा, किस तरीके से बढ़ाया जाएगा? ज्यादा पढ़ के या टीचर की हेल्प से या कोचिंग की हेल्प से। तो ये सारे फैक्टर हैं कि कौन कौन से फैक्टर उस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के यानी उस स्टूडेंट की एनर्जी को बढ़ाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि कोलिजन की वजह से क्या होता है? रिएक्टेंट की एनर्जी इंक्रीज करती है। जब एनर्जी इंक्रीज करेगी तो होगा क्या? जो थ्रेशोल्ड बैरियर था एनर्जी, सॉरी एक्टिवेशन बैरियर एनर्जी जो थी, उस एनर्जी को वो क्या कर लेगा? एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस कर लेगा। तो क्रॉस कर लेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो जैसे अगर मान लीजिए आपने 1 लीटर में, इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? जैसे 1 सेकंड में, जैसे अगर कोई सॉल्यूशन आप ले रहा है, कोई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट है, तो इसमें हमने कुछ मॉलिक्यूल ले लिए, कुछ पार्टिकल ले लिए। मान लीजिए ये 1 लीटर है, आयतन जो है इसका, वॉल्यूम जो है वो कितना? 1 लीटर है, और इसमें कुछ पार्टिकल है रिएक्टिंग यानी रिएक्टेंट के, कुछ मोल्स हैं या कुछ पार्टिकल है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं एकांक आयतन में, यानी एकांक आयतन अगर ले लो आप 1 लीटर आयतन में, तो 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे पर सेकंड। पर सेकंड में कितने मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मतलब टकराने की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या है, कितने फास्ट टकरा रहा है, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी जेड, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद जो है इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी टक्कर। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव कोलिजन, कि मॉलिक्यूल में इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा? ऐसा नहीं है कि जो भी मॉलिक्यूल आ रहा है आपस में टकरा रहा है तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सारे कोलिजन जो है वह इफेक्टिव होंगे, ये कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है उसका ओरिएंटेशन भी चेक किया जाता है। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल कहीं, कोई मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, कोई मॉलिक्यूल नीचे से आके टकरा जाए, ऐसा नहीं है। ओरिएंटेशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, यानी हेड टू हेड कोलिजन जब होगा तभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो सारे जो है, सारे कोलिजन वो इफेक्टिव नहीं होते हैं। इफेक्टिव कोलिजन उसी को हम कहते हैं जिसमें क्या होता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। ऐसा कोलिजन जिसमें क्या हो, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। उसके बाद ऐसे कोलिजन जिनके कोलाइड करने से रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो इसको, ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं? इनइफेक्टिव कोलिजन। होता क्या है, जब इफेक्टिव कोलिजन होता है तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं या रिएक्टेंट जो होते हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है? वो एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करते हैं, वो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। लेकिन जब इनइफेक्टिव कोलिजन होता है तो उनकी एनर्जी, मतलब एनर्जी जो होती है ना, इंक्रीज करके और फिर से दोबारा डिक्रीज कर जाती है। वो इतनी नहीं हो पाती है कि एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस कर जाए, तो फिर से वो डिक्रीज कर देते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जाके मूव करने लगते हैं पार्टिकल, फिर दोबारा कोलिजन होगा। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट थे कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, इफेक्टिव कोलिजन क्या है, इनइफेक्टिव कोलिजन क्या है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले कंपलसरी है कोलिजन होना, मॉलिक्यूल का टकराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मैं बात करता हूं इनमें जो है ओरिएंटेशन कैसा होगा। जो हम बात कर रहे थे हेड टू हेड कोलिजन की, तो मैं इसको आपको स्ट्रक्चर से समझाता हूं। ठीक है, देखिए ओरिएंटेशन देखते हैं हम, इसका ओरिएंटेशन किस प्रकार से होगा वो देखिए। जैसे मान लीजिए कोई दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों ने जो है आपस में कोलाइड किया, उसके बाद जो है प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। प्रोडक्ट में क्या होगा, ये दोनों इस तरीके से टकराए, ये इधर को आ रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर को आ रहा है और ये वाले मॉलिक्यूल किधर जा रहा है? इस साइड को जा रहा है। लेकिन जब ये आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे और नीचे वाले जो है दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे। तो रिएक्शन करने के बाद जो है ऊपर वाले दोनों ज्वाइंट हो गए, तो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल है वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और जो नीचे वाले हैं वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये जो ओरिएंटेशन है ये परफेक्ट ओरिएंटेशन है, इस प्रकार के कोलिजन को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। जब ओरिएंटेशन इनका परफेक्ट होता है तो ऐसे कोलिजन को कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। लेकिन ऐसा हो कि एक मॉलिक्यूल
इधर की तरफ आ रहा है लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल कहीं और जा रहा है, तो उस प्रकार से क्या होगा, उस केस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं वहां पे। लेकिन ये इस प्रकार का जब ओरिएंटेशन बिल्कुल परफेक्ट होता है तो वहां जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, उनका कोलिजन जब होता है तो क्या होता है, उस केस में प्रोडक्ट बनता है। तो इसी को कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ये है कि एक सेकंड में मॉलिक्यूल जो है कितने बार मतलब टकराते हैं, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इनइफेक्टिव कोलिजन का मतलब आप समझ ही गए। तो अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं रोल ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का रोल क्या पड़ेगा, ठीक है। या फिर रोल ऑफ कैटालिस्ट से पहले जो है हम देखते हैं अरीनियस इक्वेशन, अरीनियस इक्वेशन देख लेंगे, उसके बाद जो है हम रोल ऑफ कैटालिस्ट देखते हैं, ठीक है। ठीक, देखते इसको साफ करके देख लें। आइए देखते हैं अरीनियस इक्वेशन। अरीनियस इक्वेशन क्या है इसके बारे में देखते हैं। वैसे तो ये जनरली जो है फैक्टर, जो हम फैक्टर हमने पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन जो है वहां पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वहां नहीं पढ़ाया। अब जो है ये समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात कर ली, तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वहां पढ़ा देता तो फिर एक्टिवेशन एनर्जी हम नहीं पढ़ चुके थे उस टाइम तक, तो समझ में नहीं आता वो टॉपिक। इसलिए जो है हमने क्या किया, अब इसको पढ़ते हैं अरीनियस इक्वेशन। अरीनियस ने किया क्या था, वैसे टेम्परेचर का इफेक्ट है यहाँ पर, जो है टेम्परेचर का इफेक्ट हम देखते हैं कि टेम्परेचर इफेक्ट जब पढ़ेंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से हम क्या जानते हैं, जब हम सभी कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होती है, जनरली 2 से 3 गुना इंक्रीज हो जाती है। अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है उनकी अपनी एनर्जी है। जैसे मैंने बताया था आपको ग्राफ से कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी है। जैसे आप टेम्परेचर दोगे तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे ना, जितने ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन ज्यादा होगा, उनकी एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से एक्टिवेशन बैरियर को ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस करते हैं। तो टेम्परेचर का होता क्या है, टेम्परेचर इफेक्ट ये है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। तो अरीनियस ने उसी के रिगार्डिंग एक इक्वेशन दी थी, K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। यहां से जो है हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए एक रिएक्शन दी, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जहां पर K क्या है, रेट कांस्टेंट है, रेट का कांस्टेंट है, ए क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है, इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी फैक्टर क्या है, फिर ई क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है इसमें क्या किया, टेकिंग लॉग ले लिया बोथ साइड। इसमें लॉग जब लेंगे तो क्या बनेगा, लॉग ई के लॉग ई ए। यहाँ पर लॉग का फॉर्मूला आप जानते होंगे, लॉग m इंटू एन अगर होता है तो log m प्लस log n हो जाता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया मैंने, माइनस है तो यहाँ जब प्लस आता है, लेकिन e की पावर में माइनस ई अपॉन आर टी है। जैसे आप दो फॉर्मूले जानते होंगे, एक फॉर्मूला होता है अगर कहीं पे log m इंटू एन हो तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, log m प्लस log n। एक तो फॉर्मूला ये है, और एक फॉर्मूला क्या होता है, log अगर कहीं पे m की पावर n हो तो उसको हम पावर को आगे लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log n log m। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो फॉर्मूले लगाए। एक बार तो लगाया m इंटू एन का फॉर्मूला, तो जब m इंटू एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये तो log k ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे log m प्लस log n होता, यानी इस वाले पूरे फैक्टर को आप n मान लीजिए और इतना a जो है a को मान लीजिए m। तो मैंने log a लिख लिया है, log बेस ई a, और फिर उसके बाद क्या है, प्लस आता है, यहां होता प्लस, लेकिन मैंने m की पावर n वाला फॉर्मूला भी लगा दिया यहीं पर। जब दोनों फॉर्मूले एक साथ लगाएंगे तो माइनस में e अपॉन आर टी इधर आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस था तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी, log e के log e a माइनस ई अपॉन आर टी log e की पावर बेस ई, ठीक। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ सिंगल टेम्परेचर के लिए है। जब सिंगल टेम्परेचर की बात होगी तो आप सिंगल टेम्परेचर के लिए इस इक्वेशन से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। लेकिन अगर किसी भी रिएक्शन में डिफरेंट टेम्परेचर दिया हो, उस केस में आप एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालोगे। मान लीजिए टेम्परेचर अगर चेंज कर दे, टेम्परेचर चेंज करने के बाद आपसे अगर एक्टिवेशन एनर्जी पूछे तो फिर कैसे निकालेंगे। तो इसी को हम चेंज करके लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसके लिए न्यू इक्वेशन बनाते हैं। तो मैं बात करता हूं जब टेम्परेचर 1 से ज्यादा हो, मतलब 2 हो, 2 मान लीजिए, तो जब टेम्परेचर 2 अलग अलग कंडीशन में दिए हो तब क्या करेंगे। तो मैं इसको एक इक्वेशन T1 के लिए बना ले रहा हूं। जो इक्वेशन आई है इसी के लिए हम क्या लिख लेते हैं, T1 लॉग टेम्परेचर T1 पे एक इक्वेशन मान लिया, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन है वहां कुछ नहीं करना है, जहां पर टेम्परेचर दिया है उसको क्या मान लो आप, टेम्परेचर T1 लिख लो।
फिर इसी को एक बार मैंने फिर से लिख के टेम्परेचर T2 लिख लिया, ठीक है। कुछ नहीं किया, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, ठीक। जब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाएंगे, अब इसकी वैल्यू आपको पता होगी, लॉग बेस ई की पावर जो ई, अगर लॉग बेस ई हो कहीं पे ई की पावर ई, तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये दोनों तो 1 हो गए, ठीक। और इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस वाले केस में तो ये कैंसिल हो जाएगा ना आपस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर T1 है और यहाँ पर क्या है, T2 है। तो जब दोनों को माइनस करेंगे और इधर वाला जब माइनस होगा लॉग, तो लॉग इसमें माइनस जब करेंगे तो क्या होगा, लॉग K1 माइनस लॉग K2, लॉग K1 माइनस लॉग K2। तो आपने अभी एक फॉर्मूला क्या लगाया है, लॉग m इंटू एन होता है तो क्या आता है प्लस। लेकिन कहीं पे अगर इस तरीके का फॉर्मूला हो, जैसे एक फॉर्मूला और होता है, मैं यहां मिटा के रख दे रहा हूं, लॉग m अपॉन अगर n हो तो इसकी जगह पे हम फॉर्मूला लगाते हैं log m माइनस log n, ये फॉर्मूला यूज करते हैं log m माइनस log n। तो ये अगर कहीं पे माइनस वाला होगा तो जब log m अपॉन n को हम ये लिख सकते हैं, तो इसको फिर ये भी तो लिख सकते हैं log m अपॉन n। तो यहां पर जब माइनस हम करेंगे ना, तो log k1 माइनस log k2 जब आएगा तो उसको मैंने अपोजिट करके लिख लिया है log k1 अपॉन k2। इनको जब माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू बचेगी माइनस ई अपॉन आर, और इधर ब्रैकेट में T2 माइनस T1 और अपॉन में T1 और T2 जो हमने एलसीएम लिया है। इसको सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन निकल के आई log K1 अपॉन K2। अच्छा हाँ, ये जो फॉर्मूला है log बेस ई पे था, लेकिन जब log बेस ई की जगह पे log बेस 10 यूज करते हैं तो उस केस में जो है 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मल्टीप्लाई को यहां ना लेके हमने इसके नीचे रख लिया, ठीक, यहां आर और होगा, ठीक है। तो इसको हमने इस साइड भेज दिया, तो log बेस 10 K1 अपॉन K2 माइनस ई अपॉन 2.303 आर। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, ये फिक्स वैल्यू है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हो तो आप T1 माइनस T2 कर लीजिए, तो T1 माइनस T2 करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस जो ये था माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यानी एक फॉर्मूला एक क्या बन गया, log बेस 10 K1 अपॉन K2 ई अपॉन 2.303 T1 माइनस T2 अपॉन में T1 T2। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे और इससे दोनों से ही न्यूमेरिकल आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, जो है दोनों से ही न्यूमेरिकल आएगा, कंफर्म आएगा। अगर केमिकल काइनेटिक्स से कोई अगर क्वेश्चन आता है तो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अरेनियस इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अरेनियस इक्वेशन में कोई करना नहीं है, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। इस इक्वेशन की हेल्प से जो है आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो, और मैंने इसको सॉल्व करके भी दिखा दिया। लॉग लिया, लॉग लेने में कुछ फॉर्मूले लगे हैं, बाकी जो है इसकी कुछ मॉडिफाई जो और इक्वेशन बन सकती है वो वाली हमने इक्वेशन बना ली है, ठीक। कुछ पॉइंट आपको याद रखना है कि लॉग लेंगे तो क्या होगा, ई को जब 10 की पावर बेस 10 में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको याद रखना है। और लॉग के कुछ सिंपल से फॉर्मूले हैं जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं, वो फॉर्मूले लगाने हैं। तो ये जो है अरेनियस इक्वेशन भी हमने देख लिया। देखिए लास्ट लेक्चर में जो है हम लोगों ने ग्राफ सीखा था, तो ग्राफ का आज यूज जो है यहाँ पर होगा। तो यहाँ जो है मैं दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ। तो लॉग लेने पे जो इक्वेशन बनेगी लॉग बेस 10 के, यहाँ जो के है के लॉग बेस 10 ए माइनस ई अपॉन 2.303 RT। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन की तुलना में इससे करूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो देखिए क्या आएगा। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो वहां पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट देखते हैं, किस किस के बीच में बनाना है। तो जैसे आपसे कहा जाएगा कि आप लॉग बेस 10 के और 1/t इनके बीच में ग्राफ बनाइए, यही है ना। यहाँ देखिए, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी है तो ये तो बढ़ता घटता रहता है, 2.303 आर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम जो ग्राफ बनाएंगे वो लॉग बेस 10 के और 1/t के बीच में बनाएंगे। तो 1/t के बीच में जब बनाएंगे ग्राफ, तो वो देखिए कैसा ग्राफ आएगा। यहाँ देखिए इसकी जब हम तुलना कर रहे हैं तो y की जगह पे क्या है, लॉग बेस 10 के है एम एक्स प्लस सी, यानी एम एक्स प्लस सी की बात करेंगे ना, तो इस इक्वेशन में जो है ये 1/t को मैं अलग से लिख ले रहा हूँ, ठीक। 1/t, ये 1/t अलग है, बाकी ये m हो गया, इतना पार्ट m हो गया, और c की जगह पर जो है वो c ये है log बेस 10 a। तो इसकी जब हम तुलना करेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमें ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, log बेस 10 k और 1/t इसके बीच में बनाना है। इसका मतलब 1/t और इसके बीच में जब ग्राफ बनाएंगे तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में बनाना है। तो डिपेंडेंट y है, हमने पहले भी देख रखा है, तो इसको इस वाले एक्सिस पे ले लीजिए, और 1/t जो है इसको इस एक्सिस पे ले लेंगे। तो अब जो है ये ग्राफ कैसा होगा, एम एक्स प्लस सी है, यानी स्लोप माइनस का आ रहा है। यहाँ पे अगर आप स्लोप की बात करेंगे, मैं माइनस, ये माइनस है ना, अगर मैं प्लस बाहर भी ले लूंगा तब भी माइनस में आएगा। तो एम क्या है, एम जो है यहाँ पे कितना आया है, स्लोप जो है वो क्या है, माइनस ई अपॉन
माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। यहां पर m क्या है, माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी, और c क्या है, c आपको दिख ही रहा है log बेस 10 के। इसका मतलब c क्या है, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट है और माइनस, माइनस ये बता रहा है कि इसका जो स्लोप होगा वो नीचे की तरफ होगा। इंटरसेप्ट है और इंटरसेप्ट है, इसका मतलब ये कहीं बाई एक्सिस को कट भी करेगा, कट करेगा। और माइनस ये माइनस साइन जो है, माइनस साइन ये बता रहा है कि इसका जो स्लोप है वो नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। देखिए कुछ इसका ग्राफ ऐसा होगा जिसमें यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, ये वाली पूरी वैल्यू, इसको हम कह रहे हैं log बेस 10 a इंटरसेप्ट। और स्लोप जो आया वो स्लोप क्या आया है इसका, m जो है वो कितना है, माइनस ई अपॉन 2.303 आर। ठीक, तो आप जो है इस स्लोप की हेल्प से भी एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में स्लोप दिया हो, और स्लोप दिया हो तो आप क्या करेंगे, स्लोप का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते ही क्या होगा, माइनस आएगा यहाँ पे ई अपॉन 2.303, ई अपॉन 2.303 आर। तो इससे आप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए है, या फिर कहीं पर न्यूमेरिकल आएगा या फिर अपोजिट ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप टिक लगा सकते हैं कि स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो इस ग्राफ का हमारा ये फायदा है, ग्राफ सीखने से ये है, जहां भी कहीं ग्राफ की बात होगी तो हम डायरेक्ट बात करेंगे। ठीक, तो ये जो है हमने ग्राफ भी बना लिया, अरेनियस इक्वेशन कंप्लीट है। मैं अभी न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं करा रहा हूं, न्यूमेरिकल जब हम करेंगे, जब ये हमारा पूरा चैप्टर जो है थ्योरेटिकल पोर्शन और डेरिवेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में जाएंगे। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रोल ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का रोल क्या होता है, जैसे किसी भी रिएक्शन में कैटालिस्ट को ऐड करने से वो रिएक्शन का रेट जो होगा बढ़ेगा या घटेगा। तो हम जब रोल ऑफ कैटालिस्ट देखेंगे तो उसमें जो है टू टाइप्स के हमें कैटालिस्ट देखना है। वैसा तो कैटालिस्ट कई टाइप्स की हैं, लेकिन मेन जनरली जो है हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दो कैटालिस्ट देखना है कि पॉजिटिव कैटालिस्ट होगा वो क्या करेगा और नेगेटिव कैटालिस्ट होगा वो क्या करेगा। इन दोनों की कहानी हमें पढ़ना है, तो पहले मैं ये साफ करता हूं, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रोल ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के एंट्री से हमारे रेट ऑफ रिएक्शन, जो हमारी रिएक्शन की स्पीड है उस स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। वो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा बढ़ जाएगा या घट जाएगा, किस प्रकार बढ़ाता है या किस प्रकार घटाता है कैटालिस्ट, हमें यही पढ़ना है। तो ठीक है, देखते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक। आइए हम देखते हैं रोल ऑफ कैटालिस्ट। रोल ऑफ कैटालिस्ट क्या है, किसी भी रिएक्शन पे किसी कैटालिस्ट को ऐड करने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी या डिक्रीज होगी, स्लो हो जाएगी, क्या होगा, ये हमें रोल देखना है कैटालिस्ट पे। कैटालिस्ट का जो है रिएक्शन पे, किसी भी कोई रिएक्शन हो रही है उसमें अगर हम कैटालिस्ट ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद उस रिएक्शन की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, रोल का मतलब ये है। ठीक है, तो हम जो है टू टाइप्स के कैटालिस्ट पे डिस्कशन करेंगे, एक है पॉजिटिव कैटालिस्ट और एक है नेगेटिव। मैंने दो ग्राफ बनाए, दोनों ग्राफ जो है एक पॉजिटिव के लिए है और एक किसके लिए है, नेगेटिव के लिए। तो हम दोनों को एक एक करके समझते हैं। आपको ग्राफ पहले से ही मैं समझा चुका हूं। एक इस साइड में जो है क्या है, एनर्जी चल रही है, और इधर की तरफ क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस। मतलब जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाएंगे तो उसी तरीके से रिएक्शन भी आगे की तरफ होगी, फॉरवर्ड होगी। तो किस प्रकार से ये इफेक्ट करता है वो देखते हैं। उससे पहले जो है आप लोग एक माइंड में एक बात याद रखना कि रेट जो होता है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, कोई भी रिएक्शन का रेट जो है वो एक्टिवेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी आप बढ़ाओगे तो रेट क्या होगा, घटेगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो है, जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना रेट जो होगा वो डाउन हो जाएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी तो रेट उतना ज्यादा होगा। आप खुद सोचिए, ये जो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है, वही एक्टिवेशन बैरियर। तो ये बैरियर जितना ऊपर होगा इसका मतलब मॉलिक्यूल का वहां पहुंचना उतना ही मुश्किल होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको जितना नीचे लेके आऊं, अगर ये किसी प्रकार से ये एक्टिवेशन बैरियर अगर नीचे आ जाए तो जितने भी मॉलिक्यूल यहां पर है वो सारे मॉलिक्यूल इसको क्रॉस कर जाएंगे। जब इसको सारे मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होने का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कोलाइड करें, और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर आपस में कोलाइड करेंगे तो वो जो एक्टिवेशन बैरियर है उसको ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेट। क्योंकि कम समय में अगर ज्यादा प्रोडक्ट बनना है तो इसका मतलब स्पीड ज्यादा है। तो इसको स्पीड को इफेक्ट करने वाला वो सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, एक्टिवेशन एनर्जी। या तो आप एक्टिवेशन एनर्जी से समझिए या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर किसी प्रकार से थ्रेशोल्ड एनर्जी जो बैरियर था, अगर वो बैरियर ही नीचे आ जाए तो सारे मॉलिक्यूल क्रॉस कर जाएंगे ना, तो सारे मॉलिक्यूल क्रॉस। अब खुद सोचिए, अब मैं दो तरह के कैटालिस्ट, अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में अगर होंगे तो मैं बात करता हूं, दो प्रकार के टीचर होते हैं, एक गवर्नमेंट वाले और एक प्राइवेट वाले। अगर आप कोचिंग कहीं पढ़ रहे हैं तो कोचिंग वाले टीचर को देखिए, और स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो स्कूल वाले टीचर को देखिए। दोनों टीचर में फर्क है। जो स्कूल वाला टीचर है ना वो आपको परेशान करता है, जनरली सभी टीचर की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो गवर्नमेंट टीचर जो है, अधिकतर टीचर वो परेशान करते हैं कोचिंग के लिए, या फिर मतलब वैसे रेगुलर पढ़ाते नहीं है।
तो अलग अलग तरीके से परेशान करते हैं। तो इसमें मैं इस कैटेगरी में रख दे रहा हूँ, इस साइड रख दे रहा हूँ कोचिंग वालों को, पॉजिटिव वाले को, और इधर किसको रख दे रहा है, नेगेटिव। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर 80% लाना है तो 80% लाने का केस क्या है, या तो वो परसेंटेज, वो 80% लाने के लिए आप लोगों की एनर्जी इंक्रीज कर जाए। अगर आपकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी तो ये गैप कम हो जाएगा, और ये गैप कम हो जाएगा तो आप जल्दी से यहां तक पहुंच जाएंगे। तो वो इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, या तो आप टीचर आपका अच्छा हो, अगर आपका टीचर अच्छा होगा तो आपको किसी और तरीके से जो 80% तक पहुंचना है, तो वहां पहुंचने के लिए मतलब आपको रास्ता चुनना होगा ना, इस रास्ते से जाना है। तो एक तो होगा लॉन्ग टूर, लॉन्ग मेथड, वहां से आप पहुंचो, यानी गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाओ। नेगेटिव वाला जो है वो आपको कहीं पहुंचना ही नहीं देगा। एक है कोचिंग, अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हैं तो कोचिंग, जनरली बच्चे कोचिंग पे डिपेंड रहते हैं, गवर्नमेंट टीचर बहुत कम पढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कैटलिस्ट का इफेक्ट समझा रहा हूँ, उसी को रिलेट करके आप समझना। तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है, तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर कम हो जाए किसी प्रकार से, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, देखिए जब मैं यहाँ पे मैंने ग्राफ जो बनाया, उस ग्राफ को पहले समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी है, और यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है। मैंने इसमें दो ग्राफ बनाए, एक डार्क लाइन से बनाया और एक डॉट डॉट से बनाया, ठीक। तो पहले हम डार्क वाले को देखते हैं। जो डार्क लाइन से जो मैंने ग्राफ बनाया है, और इसका मतलब यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है, ये कहानी आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो ये रिएक्शन पाथ है विदाउट कैटलिस्ट। जब हमने कैटलिस्ट नहीं लिया तो जो रिएक्शन हो रही है वो इस वाले रास्ते से हो रही है। जब हमने कैटलिस्ट नहीं लिया है तो जो ये रिएक्शन है, यानी मान लीजिए आप स्कूल ही नहीं गए, ठीक है, या फिर कोचिंग नहीं गए, तो कोचिंग अगर नहीं जाएंगे तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी ना। तो जब ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, इसका मतलब ज्यादा टाइम लगेगा। आप अगर खुद पढ़ेंगे तो 10 की जगह आपको 15-15 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगी, तो इसका मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। तो प्रोडक्ट जो है फिर बाद में बनेगा, देर से बनेगा, थोड़ा परसेंटेज लाने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप कोचिंग चले जाओगे, मान लीजिए कोचिंग वाले टीचर से, तो क्या होगा, तो हम बात कर रहे हैं कि जब कैटलिस्ट नहीं है, तो कैटलिस्ट नहीं है तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो इस वाले रास्ते से जा रहा है, इस वाले रास्ते से जा रहा है, और इस एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस ले लेते हैं, जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस होती है, तो उस केस में क्या होता है, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए एक अलग पाथ जनरेट कर देता है, मतलब एक अलग रास्ता बना देता है। जो रास्ता अभी दूर था, मतलब उस रास्ते से जाने में ज्यादा टाइम लग रहा था, मॉलिक्यूल कम क्रॉस कर पा रहे थे एक्टिवेशन बैरियर को। लेकिन जब हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस होगी उसमें, हम कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट, लेकिन पॉजिटिव की बात हो रही है, जब हम पॉजिटिव कैटलिस्ट यहां पर डाल देंगे, तो जो ये रास्ता, ये वाली रास्ता थी, उस रास्ते को छोड़कर जो कैटलिस्ट होगा वो क्या करेगा, एक नया पाथ बनाएगा, एक नई रास्ता बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इसको क्रॉस कर सकते हैं। क्यों, अब देखिए पहले जो गैप था वो एक्टिवेशन एनर्जी का गैप ये है, जब कैटलिस्ट नहीं है। लेकिन हमने जैसे ही इसमें कैटलिस्ट डाला तो उसके बाद क्या हुआ, ये गैप घट गया, मतलब अब जो एनर्जी जो है वो इतना है। तो बताइए यहां से यहां पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा या फिर यहां से यहां पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा? सिंपल सी बात है, यहां से जब हम यहां पहुंचेंगे तो टाइम हमें कम लगेगा। जब टाइम कम लगेगा इसका मतलब रिएक्शन है उसकी स्पीड फास्ट हो गई ना, जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट और इसके बीच में रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो गैप है, इसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्शन, यानी एंथैल्पी रिएक्शन कह सकते हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये गैप, ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए इनकी कोई बात ही नहीं करनी है। हमें जो है आज रोल ऑफ कैटलिस्ट देखना था। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का रोल आप देख चुके हैं कि कैटलिस्ट को ऐड करने से क्या होता है, जो कैटलिस्ट होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, वो कोई नया पाथ, एक नया पाथ जनरेट करता है, जिसकी वजह से जो है ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल इसको क्रॉस कर पाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाती है। इसका मतलब आपको सिंपल याद रखना है, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक। एक पॉइंट और, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज तो करते हैं, लेकिन कैटलिस्टों की खास बात है, अगर टीचरों को आप देखो तो टीचरों की एक खास बात होती है, टीचर जो है रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। अरे पेपर तो आपको ही देना है, पेपर देने टीचर थोड़ा ना जाएगा। टीचर जो है आपको पूरे साल पढ़ा सकता है, आपको अलग अलग तरीके बता सकता है, लेकिन फाइनल आप प्रोडक्ट जब बनोगे तो पेपर देने तो आपको ही जाना है ना। जो एक्टिवेशन बैरियर है वो बैरियर तो आपको क्रॉस करना है, तभी तो आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगे, तभी तो 12th पास करोगे, या फिर कोई भी एग्जाम दे रहा हो तभी तो उसको क्लियर करोगे। तो इसी प्रकार से कैटलिस्ट का रोल तो है, कैटलिस्ट इसमें इफेक्ट तो कर रहा है, मतलब टीचर का रोल है, लेकिन टीचर जो है रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। लास्ट में वो टीचर अपने आप को खुद को साइड कर लेता है, मतलब उसका कोई रोल नहीं था। तो इसी प्रकार से कैटलिस्ट भी जो है वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। फाइनल रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तो कैटलिस्ट अलग हो जाएगा और रिएक्शन प्रोडक्ट जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं, इसकी बात कर लेते हैं हम नेगेटिव कैटलिस्ट की। जब नेगेटिव कैटलिस्ट लेंगे तो क्या होगा उसकी बात करते हैं। सेम कहानी है यहां भी, जब हम कैटलिस्ट ले रहे हैं
तो क्या होगा, और जब कैटालिस्ट नहीं लेंगे तब क्या होगा। देखिए जब हमने कैटालिस्ट नहीं लिया था, इस बार डार्क वाला जो है वो विदाउट कैटालिस्ट वाला केस है, ठीक है। तो जब हमने कैटालिस्ट नहीं लिया तो उस केस में जो है एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, यहां से लेकर यहां तक, यानी कम है। इस वाले केस में जब कैटालिस्ट नहीं ले रहा है, यहां से यहां तक की जो एनर्जी है, ये वाली एनर्जी, ये विदाउट कैटालिस्ट है। लेकिन जैसे ही मैंने कैटालिस्ट मिलाया, नेगेटिव वाला कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट के मिलाते ही जो है इस बार जो रास्ता है वो दूसरी वाली आ गई, यानी जो लंबी रास्ता है उस वाली रास्ता पे हम पहुंच गए। न्यू पाथ, नया पाथ एक जनरेट हो गया जिसके लिए एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी इस बार क्या हो गया, बढ़ गया। देखिए मैंने आपको समझाया था, रेट जो है एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाओगे तो रेट घटेगा, यानी कम होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम कम करेंगे तो रेट क्या होगा, फास्ट होगा। इस वाले केस में जो है एक्टिवेशन एनर्जी कम हुआ था तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया। लेकिन इस वाले केस में क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी पहले यहां है और यहां से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रहा है तो रेट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यानी नेगेटिव कैटालिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज मतलब सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। नेगेटिव कैटालिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो। अच्छा ऐसा करते क्यों है कि हम पॉजिटिव कैटालिस्ट डाल रहे हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट डाल रहे हैं। तो देखिए जो केमिस्ट्री में रिएक्शन हो या फिर कोई भी रिएक्शन हो रही है किसी भी तरह की, तो जरूरी नहीं है कि जो रिएक्शन हो रही है वो हमारे अकॉर्डिंग हो, मतलब जितनी स्पीड से हम चाहते हैं उतनी स्पीड से हो, या फिर जो रिएक्शन हो रही है ये जरूरी नहीं कि हम चाहते हो कि ये रिएक्शन हो। तो केमिस्ट्री में कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो बहुत स्लो होती है, जो बहुत स्लो होती है, तो उनको फास्ट कराने के लिए उस केस में हम क्या करते हैं, कुछ पॉजिटिव कैटालिस्ट डाल देते हैं। जब पॉजिटिव कैटालिस्ट डालेंगे तो वो रिएक्शन फास्ट होने लगेगी। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनको नहीं होना चाहिए, हम ये चाहते हैं कि ये रिएक्शन ना हो, लेकिन होता क्या, वो रिएक्शन फिर भी हो जाती है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम कोई नेगेटिव कैटालिस्ट डाल देंगे। तो जो रिएक्शन, मान लीजिए अगर हम कोई चीज लेके आए, कोई केमिकल कंपाउंड लेके आए और वो अपने आप एयर से या किसी मॉइस्चर से, मान लीजिए कोई हवा है पानी कहीं से आ जाए, उससे रिएक्ट कर जाए और वो खराब हो जाए, तो आप कभी चाहोगे कि कोई चीज खरीद के लाओ और वो 10 दिन में या 5 दिन में खराब हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें कोई नेगेटिव कैटालिस्ट डाल देंगे। जैसे ही नेगेटिव कैटालिस्ट आप डालोगे तो वो रिएक्शन जो 10 दिन में होने वाली थी, वो रिएक्शन अब 2 महीने में होगी। 15 दिन की जगह मान लीजिए 30 दिन में हो रही, तो हमारा टाइम बच रहा है ना, मतलब वो हमारा प्रोडक्ट जो है, यानी जो भी हम सब्सटेंस खरीद के लाए मार्केट से, वो हमारा बर्बाद नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट का यूज करते हैं। यानी जिस रिएक्शन को नहीं करवाना है उस केस में नेगेटिव, और जिस रिएक्शन को फास्ट कराना है उस केस में पॉजिटिव कैटालिस्ट। क्योंकि केमिकल रिएक्शन जो है हमारे अकॉर्डिंग हमें अपने खुद के अनुकूल लाना होता है, कि हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन हो और ये रिएक्शन ना हो। अगर सब्सटेंस है वो तो रिएक्ट करेगा, अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड है अगर आप कहीं पे सिंपल रख दोगे तो रिएक्शन तो होनी है, वो एयर से किसी भी चीज से रिएक्ट कर लेता है। तो ये जो था वो रोल ऑफ कैटालिस्ट था। तो रोल ऑफ कैटालिस्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। फिलहाल अगर आप लोग जो है अगर चैनल पे न्यू है और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ, फ्रेंड सर्कल जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके उनके साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। और जो है इसी तरीके से और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो उससे जो है होगा क्या, थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो थोड़ा लगे कि हाँ बच्चे देख रहे हैं। ऐसा है कि वीडियो बन रही है लेकिन कोई देख ही नहीं रहा। तो इस तरीके से, और प्लीज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर अगर नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो आप कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक कराना है, या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें ही पूछ सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसी कमेंट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है और नहीं पसंद आती है तो ये भी डिसलाइक भी करके जाइए। डिसलाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पसंद नहीं आ रही है तो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।